नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी न बचे, न घर, न खाना, न उम्मीद, तब भी एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द फोर विंड्स, जिसे मशहूर लेखिका क्रिस्टिन हाना ने लिखा है। ये कहानी है 1930 के दशक के अमेरिका की, जब वहां इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन और सबसे भयानक सूखा डस्ट बोल पड़ा था। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एल्सा मार्टिन नाम की एक ऐसी औरत की जिसे अपनों ने ताउम्र कमजोर समझा, लेकिन हालात ने उसे एक ऐसी योद्धा बना दिया जिसने तूफानों का रुख मोड़ दिया। अगर आप हिम्मत, त्याग और कभी न टूटने वाले जज्बे की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1921 में टेक्सास राज्य से। हमारी मुख्य किरदार है एल्सा वोलकॉट। एल्सा बचपन से ही काफी बीमार रहती थी, इसलिए उसके अमीर माता पिता और परिवार वाले उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। उसे कहा जाता था कि वो बदसूरत है, कमजोर है और कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकती। एल्सा का कोई दोस्त नहीं था और वो किताबों की दुनिया में ही अपनी खुशी तलाशती थी। जब एल्सा 25 साल की हुई तो वो अपने इस घुटन भरे जीवन से आजादी चाहती थी। एक रात वो हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलती है और उसकी मुलाकात राफे मार्टिनेल्ली नाम के एक इतालवी युवक से होती है। राफे का परिवार खेतीबाड़ी करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और एल्सा गर्भवती हो जाती है। जब उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो वे उसे अपनाने से साफ मना कर देते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। राफे का परिवार, उसके माता पिता टॉनी और रोज एल्सा को अपनाते हैं और राफे व एल्सा की शादी हो जाती है। राफे के परिवार के साथ रहकर एल्सा पहली बार सच्चे प्यार, सम्मान और मेहनत का मतलब समझती है। कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटी लोरेडा और बेटा एंथनी एंट। साल बीतते हैं और आता है 1930 का दशक। अमेरिका में महामंदी आ जाती है और इसके साथ ही प्रकृति का एक भयानक कहर शुरू होता है। बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं, जमीनें बंजर हो जाती हैं और हवा में धूल के इतने विशाल तूफान उठते हैं कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। इसे इतिहास में डस्ट बोल कहा गया। धूल लोगों के घरों में, खाने में और फेफड़ों में समाने लगती है। लोग डस्ट निमोनिया बीमारी से मरने लगते हैं। एल्सा के ससुर टॉनी अपनी जमीन को छोड़ने से मना कर देते हैं। उनका मानना था कि मिट्टी ही उनकी पहचान है, लेकिन राफे, एल्सा का पति, इस दुख और तंगहाली को झेल नहीं पाता। एक रात वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर परिवार को छोड़कर चुपचाप चला जाता है। अब सारा बोझ एल्सा के कंधों पर आ जाता है। वो अपने बूढ़े सास ससुर और दोनों बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन जब उसका छोटा बेटा एंथनी धूल के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है कि अगर इसे यहां से नहीं ले जाया गया तो ये मर जाएगा, तब एल्सा अपनी ममता और हिम्मत के बल पर एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी जमीन और अपने सास ससुर को रोते हुए पीछे छोड़ती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पुरानी गाड़ी में कैलिफोर्निया की ओर निकल पड़ती है, एक नई उम्मीद की तलाश में। उस दौर में हर किसी को लगता था कि कैलिफोर्निया एक सपनों का शहर है, जहां हर जगह हरियाली है, काम है और भरपेट खाना है। हजारों बेघर किसान कैलिफोर्निया की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जब एल्सा और उसके बच्चे कैलिफोर्निया पहुंचते हैं तो उन्हें एक कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। कैलिफोर्निया के स्थानीय लोग इन बाहर से आए शरणार्थियों से नफरत करते थे। वे इन्हें नीची नजर से देखते थे और इन्हें ओकीज कहकर चिढ़ाते थे। न तो उन्हें रहने के लिए घर मिला और न ही सम्मान। लाचार होकर एल्सा को कॉटन, कपास के खेतों में बहुत ही कम मजदूरी पर काम करना पड़ा। वे एक गंदे, बदबूदार कैंप, कॉटन पिकर्स कैंप में तंबू लगाकर रहने लगे। दिन भर कड़ाके की धूप में पीठ तोड़ मेहनत करने के बाद भी एल्सा को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपने बच्चों का पेट ठीक से भर सके। दुकान वाले उनसे 2 गुने दाम वसूलते थे और कॉटन के मालिक उनका शोषण करते थे। एल्सा की बड़ी बेटी लॉरेली अपनी मां की इस लाचारी को देखकर गुस्सा होती थी, क्योंकि वो अपनी मां के अंदर छिपा दर्द नहीं समझ पाती थी। कैलिफोर्निया के इस दमनकारी माहौल में एल्सा की मुलाकात जैक्स नाम के एक ट्रेड यूनियन लीडर से होती है। जैक्स मजदूरों को उनके हक के लिए जागरूक कर रहा था। वो उन्हें सिखाता है कि अगर वे सब एकजुट हो जाएं,
तो खेत के बड़े मालिकों को उनके सही अधिकार और वाजिब मजदूरी देनी ही पड़ेगी। शुरुआत में एल्सा डरती है। वो सोचती है कि अगर उसने हड़ताल की या आवाज उठाई तो उसके बच्चों का खाना बंद हो जाएगा। लेकिन जब वो देखती है कि मालिक दिन ब दिन मजदूरी घटाते जा रहे हैं और बच्चों को भूखा मरना पड़ रहा है, तो उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ स्वाभिमान जाग उठता है। जो एल्सा कभी खुद को कमजोर और बदसूरत मानती थी, वही एल्सा अब सैकड़ों मजदूरों के सामने खड़ी होकर अपने अधिकारों की बात करती है। वो मजदूरों की हड़ताल, स्ट्राइक की एक प्रमुख चेहरा बन जाती है। उसकी बेटी लॉरेली अपनी मां का ये रूप देखकर दंग रह जाती है और उसे अपनी मां पर गर्व महसूस होने लगता है। पार्ट 6, चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स और महान त्याग। समय शाम के 5 बजे, शाम के 7 बजे। वॉइस ओवर। कहानी का क्लाइमैक्स बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मजदूरों की हड़ताल से खेत मालिक बौखला जाते हैं। वे हड़ताल को कुचलने के लिए पुलिस और गुंडों का सहारा लेते हैं। एक दिन जब मजदूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। जब गोली लॉरेली की तरफ आती है तो एल्सा बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के आगे आ जाती है और गोली सीधे एल्सा को लग जाती है। एल्सा अस्पताल में अपने जीवन की अंतिम सांसें लेती है। मरते मरते भी वो अपनी बेटी से कहती है कि कभी हार मत मानना और हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखना। एल्सा की मौत व्यर्थ नहीं जाती। उसकी शहादत से पूरे देश का ध्यान उन गरीब किसानों और मजदूरों की बदहाली पर जाता है। सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं और नियमों में बदलाव करना पड़ता है। लॉरेली और उसका भाई अपनी मां के पार्थिव शरीर को वापस टेक्सास ले जाते हैं और उसी जमीन पर दफनाते हैं जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। लॉरेली समझ जाती है कि उसकी मां कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक असली योद्धा थी। दोस्तों, द 4 विंड्स हमें सिखाती है कि 1. मां का प्यार और हिम्मत असीमित होती है। जब अपनों पर बात आती है तो एक साधारण औरत भी पहाड़ जैसी मुसीबतों से टकरा सकती है। 2. सहानुभूति और एकजुटता, यूनिटी। मुश्किल समय में जब इंसान एक दूसरे का हाथ थाम लेता है तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। 3. खुद पर भरोसा। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत आपके अपने अंदर होती है। अगर आपको इस किताब का सारांश और एल्सा की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार किताबों की कहानियां सुनते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली कहानी आप किस किताब पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।